कॉकरोच जनता पार्टी कैसे एक मीम बना राजनीतिक आंदोलन। आज हम एक बेहद दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी घटना जो सीधे स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलकर देश की मुख्यधारा की राजनीति के बीचों बीच आ खड़ी हुई है। जरा सोचिए, इंटरनेट पर शुरू हुआ एक छोटा सा मजाक महज कुछ ही दिनों में लाखों लोगों का एक बहुत बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन गया। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। आज के इस डिजिटल दौर में जब जेनजी युवा पारंपरिक राजनीति से खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं, तो उन्होंने विरोध जताने का अपना एक बिल्कुल ही नया तरीका खोज निकाला है, मीम्स, व्यंग्य और इंटरनेट कल्चर के जरिए। तो आइए आज के इस एनालिसिस में गहराई से समझते हैं कि कैसे एक मजाकिया डिजिटल आंदोलन ने इतनी तेजी से राजनीतिक वैधता हासिल कर ली। चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की चिंगारी भड़की 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी सामने आई। उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच और परजीवी की तरह हैं जो पत्रकार या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। अब जाहिर सी बात है, इस बयान ने इंटरनेट पर तुरंत ही एक बड़ा भूचाल ला दिया। अगर हम इसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो युवाओं, खासकर बेरोजगार डिजिटल नेटिव्स ने इसे अपने ऊपर एक सीधा हमला माना। और फिर क्या था, सोशल मीडिया पर रातों रात आक्रोश फैल गया। अब जैसे ही विवाद बढ़ा, मुख्य न्यायाधीश ने अगले ही दिन अपनी सफाई पेश की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी ये टिप्पणी देश के आम युवाओं के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्री लेकर कानूनी पेशे में आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक भारतीय छात्र अभिजीत दिपके ने इस स्पष्टीकरण को सिरे से खारिज कर दिया। उनका सीधा सा तर्क था कि भाई, चाहे डिग्री हो या ना हो, हमारा संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि इंटरनेट की इस पीढ़ी ने केवल गुस्सा जाहिर करके बात खत्म नहीं की। इसके बजाय उन्होंने आयरनी या व्यंग्य को अपना हथियार बनाया और खुद को एक साथ संगठित करने का फैसला किया। और यहीं से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का, सीजेपी। इन्होंने क्या किया, उसी अपमानजनक शब्द को अपना हथियार बना लिया और उसे किसी बैच की तरह पहन लिया। पार्टी की आधिकारिक टैगलाइन रखी गई, आलसी और बेरोजगारों की आवाज, और इनका मुख्यालय जहां भी वाईफाई काम करता हो। ये वाकई में एक बहुत ही सधा हुआ और तीखा राजनीतिक व्यंग्य था। सीजेपी ने इस पहचान का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया कि जो युवा आज के सिस्टम से पूरी तरह निराश हो चुके हैं, वे अब इस व्यंग्य के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन के इंटरनेट कल्चर को समझने के लिए सीजेपी की सदस्यता की शर्तें देखना बहुत जरूरी है। देखिए क्या शर्तें तय की गईं। पहला, पूरी तरह से बेरोजगार होना। दूसरा, शारीरिक रूप से आलसी होना। तीसरा, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना, और हाँ, इसमें बाथरूम ब्रेक भी शामिल है। और चौथा, पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता होना। ये शर्तें सुनने में पूरी तरह से बेतुकी और मजाकिया लग सकती हैं, लेकिन असल में ये जेन जी के उस इंटरनेट कल्चर को दर्शाती हैं जो खुद पर हंसना बखूबी जानता है। इसी आत्मव्यंग्य के जरिए वे बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं पर सबका ध्यान खींच रहे हैं। और ये मीम कितनी तेजी से वायरल हुआ, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है। 3.3 मिलियन यानी 33 लाख। महज 3 से 4 दिनों के भीतर कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट ने फॉलोअर्स का ये चौंकाने वाला आंकड़ा पार कर लिया। ये कोई छोटा मोटा सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं था, ये सच में इंटरनेट की उस विस्फोटक शक्ति का प्रमाण था, जहां एक मीम रातों रात लाखों युवाओं की हताशा और भावनाओं से जुड़कर एक विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म का रूप ले सकता है। लेकिन रुकिए, बात केवल दूर बैठकर स्क्रीन पर लाइक या फॉलो करने तक सीमित नहीं रही। 3,50,000 से अधिक लोगों ने बाकायदा एक गूगल फॉर्म भरकर खुद को इस पार्टी के आधिकारिक सदस्य के रूप में रजिस्टर करवाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि एक मीम पेज अब एक वास्तविक डिजिटल संगठन में बदल रहा था, जहां लोग केवल पैसिव दर्शक नहीं थे, बल्कि सक्रिय रूप से इस व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। अब इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझने के लिए इसके संस्थापक अभिजीत दिपके के बैकग्राउंड को जानना भी बहुत जरूरी है। अभिजीत ने 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी यानी एएपी के सोशल मीडिया अभियान के लिए काम किया था। इसके अलावा वे दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में सलाहकार भी रह चुके थे। अब इस राजनीतिक बैकग्राउंड के सामने आते ही आलोचकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या ये आंदोलन सच में आम युवाओं का है या फिर ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। हालांकि अभिजीत ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ये पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन के बिना विशुद्ध रूप से युवाओं की हताशा से पैदा हुई है।
अब जरा इस 5 सूत्रीय घोषणापत्र पर गौर करते हैं। व्यंग्य के इस मजाकिया मुखौटे के ठीक पीछे वास्तव में एक बहुत ही आक्रामक और सॉलिड राजनीतिक मांग पत्र छुपा हुआ था। इनकी मांगे सुनिए। रिटायरमेंट के बाद मुख्य न्यायाधीशों के लिए कोई राज्यसभा सीट नहीं होगी। वोट कटने पर मुख्य चुनाव आयुक्त पर UAPA लगाया जाएगा। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, बड़े कॉरपोरेट मीडिया घरानों का बैन और दल बदलू नेताओं पर 20 साल का सख्त बैन। यह साफ तौर पर दिखाता है कि जो युवा खुद को मजाक में आलसी कह रहे थे, वे असल में देश की संस्थागत खामियों को लेकर बहुत ही गहरी और स्पष्ट राजनीतिक समझ रखते थे। लेकिन ये एक इंटरनेट मजाक से आगे बढ़कर मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा तब बन गया जब देश के जाने-माने राजनेताओं ने इससे जुड़ना शुरू किया। तृणमूल कांग्रेस TMC की सांसद महुआ मोइत्रा ने सार्वजनिक रूप से इस पार्टी में शामिल होने की इच्छा जता दी। इसके जवाब में CJP के सोशल मीडिया हैंडल ने भी बिना समय गवाए उन्हें लोकतंत्र की असली योद्धा कहा और खुले दिल से उनका स्वागत किया। ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी घटना ने इस डिजिटल आंदोलन को एक मीम से उठाकर रियल वर्ल्ड राजनीतिक वैधता और राष्ट्रीय सुर्खियां दिला दी। और सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके ठीक बाद एक और TMC सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने भी मजाक मजाक में पूछ लिया कि भाई इस पार्टी में शामिल होने के लिए आखिर क्या योग्यता चाहिए। CJP ने भी बिल्कुल उसी अंदाज में हाजिर जवाबी दिखाते हुए कहा कि 1983 का वर्ल्ड कप जीतना इसके लिए काफी है। स्थापित राजनेताओं और एक पैरोडी अकाउंट के बीच हुई यह सार्वजनिक बातचीत ने CJP को पूरी तरह से असली राजनीति के अखाड़े में ला खड़ा किया। यह इस बात का सबूत था कि देश के राजनीतिक परिदृश्य में अब इस डिजिटल आवाज को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरे माहौल के बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण का एक बहुत ही सटीक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस कॉकरोच पार्टी से सिर्फ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि ये मजेदार है, लेकिन बहुत से लोग इसलिए भी जुड़ रहे हैं क्योंकि वे मौजूदा व्यवस्था और बेरोजगारी से अंदर तक निराश हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। ये केवल हास्य या मीम नहीं है, बल्कि ये जेन ज़ी के गुस्से और लगातार बढ़ते संस्थागत अलगावों से उपजी एक बहुत ही गहरी हताशा का प्रतीक बन चुका है। आइए अब देखते हैं कि ये मंच कैसे और अधिक परिपक्व होता है। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने भी इस प्लेटफॉर्म के साथ बातचीत शुरू की और इसे और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कुछ बेहतरीन नीतियां सुझाई। उन्होंने सुझाव दिया कि पार्टी को RTI के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होना चाहिए, इसमें कोई गुप्त चंदा नहीं लिया जाना चाहिए और किसी भी तरह का गुप्त कॉकरोच कैश फंड नहीं बनना चाहिए। CJP ने भी समझदारी दिखाते हुए इन सभी सुझावों को तुरंत सार्वजनिक रूप से अपना लिया। अनुभवी कार्यकर्ताओं की इस एंट्री ने इस व्यंग्यात्मक आंदोलन को रातों रात एक वैध और पारदर्शी राजनीतिक ढांचे में ढालने का काम किया। अब देखिए, भारतीय राजनीति कभी भी एक मजबूत विपक्ष के बिना पूरी नहीं होती, है ना? और इंटरनेट की दुनिया भी इससे कैसे पीछे रहती। CJP के इतने पॉपुलर होने के तुरंत बाद एक और व्यंग्यात्मक समूह उभरकर सामने आ गया, नेशनल पैरासिटिक फ्रंट, और इन्होंने खुद को CJP का मुख्य विपक्ष घोषित कर दिया। अगर CJP आलसियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो इस फ्रंट ने CGI की टिप्पणी के उस दूसरे शब्द यानी परजीवी को अपना लिया। इन दोनों ने मिलकर भारत की सबसे अनोखी और अजीबोगरीब डिजिटल गठबंधन राजनीति की शुरुआत कर दी, जो सच में मीम कल्चर का एक बिल्कुल ही नया लेवल है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये आंदोलन सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहा। CJP ने अपने इन डिजिटल नंबरों को जमीनी स्तर यानी ग्रासरूट्स की सक्रियता में बदलना शुरू कर दिया। उनके कार्यकर्ताओं ने असल में कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर यमुना सफाई अभियान चलाया। और इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि ये व्यंग्यात्मक समूह बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना एक असली उम्मीदवार उतारने की योजना भी बना रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले के समय में नुक्कड़ नाटकों के जरिए व्यवस्था पर व्यंग्य किया जाता था, बस फर्क इतना है कि अब मंच की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। तो अंत में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ खड़े हैं। क्या ये मीम पॉलिटिक्स और डिजिटल जेन ज़ी एक्टिविज्म हमारे लोकतंत्र के भविष्य को पूरी तरह से फिर से परिभाषित करने वाले हैं, या फिर ये भी महज एक और 48 आवर्स वाला सोशल मीडिया ट्रेंड है जो कुछ दिनों में कहीं गायब हो जाएगा?
जो भी हो, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है कि आज की नई पीढ़ी पारंपरिक रैलियों और भाषणों के बजाय इंटरनेट के जरिए अपनी शर्तें रख रही है और गंभीर राजनीतिक विमर्श में अपनी जगह जबरदस्त बना रही है। आगे क्या होगा, इस पर नजर रखना यकीनन बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको इस डिजिटल राजनीतिक उभार को समझने में मजा आया होगा।